हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉप 500 जनरल साइंस के क्वेश्चन और जिसका ये पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले की 2 वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना होता है कि आप 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, जहां पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ क्विज और साथ ही साथ रात में 10 बजे सुपर 30 की सीरीज भी यहाँ पे चलाई जा रही है, ठीक है। तो जल्दी से ऐप को इंस्टॉल करिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो जल से, वायु से, या स्टील से, या फिर वैक्यूम से। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि वैक्यूम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए, पास होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि के प्रवाह के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पीवीसी किसके बहुलकन के द्वारा बनाया जाता है? पीवीसी यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड किसके बहुलकन के द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, विनाइल क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है पीवीसी को। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। विनाइल क्लोराइड एक ऑर्गेनो क्लोराइड है जिसका अणु सूत्र CH2CHCl होता है। इसे विनाइल क्लोराइड मोनोमर और क्लोरोएथेन के नाम से भी जानते हैं। यह एक रंगहीन यौगिक होता है और इसका उपयोग क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी नामक बहुलक के उत्पादन में किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मशरूम एक प्रकार का कवक या फंजाई होता है। कवक क्या होते हैं इसको समझिए। तो कवक ऐसे होते हैं जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो ये अपने भोजन के लिए अन्य दूसरे पौधे यानी कि शैवाल पर निर्भर रहते हैं। और कवक और शैवाल के बीच में जो सहजीविता का संबंध शो करता है वो क्या होता है? तो उसे कहा जाता है लाइकेन। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाइकेन जो है किसके बीच में सहजीविता के संबंध को दर्शाता है? तो कवक और शैवाल के बीच में। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है जीवाणु तथा विषाणु की संरचनाओं को, ठीक है। जीवाणु तथा विषाणु की संरचनाओं को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी है जो नमूने यानी कि स्पेसिमेन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का उपयोग करता है। और जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि इसके द्वारा वायरस की संरचनाएं देखी जाती हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन के जैसे प्रतीत होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि वो कहलाते हैं क्षारक, ठीक है। क्षारक यानी कि बेस कहलाते हैं ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? पदार्थ आमतौर पर स्वाद में कड़वे तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षारीय अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। क्षार जो होते हैं वो अम्ल यानी कि एसिड के साथ मिल करके लवण तथा जल बनाते हैं, जैसे कि NaOH और KOH, ये क्या है? तो ये दोनों क्षार होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश क्या करता है? क्योंकि लाल प्रकाश का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। डिस्पर्सन पावर जो होती है लाल प्रकाश की वो सबसे कम होती है, इसलिए खतरे के सिग्नल प्रायः लाल बनाए जाते हैं, जिससे कि बहुत दूर से ही आपको एकदम एग्जैक्ट दिख जाए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है किसमें होता है? सबसे ज़्यादा विचलन होता है वॉयलेट यानी कि बैगनी या नीले प्रकाश का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है। ये चीज़ भी याद रखेगा आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडा लाइम इनमें से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है क्या? तो सोडा लाइम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तो सोडा लाइम कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। ये चीज़ कंफर्म हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्लाउकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग होता है? दिल का, फेफड़े का, जिगर का, या फिर नेत्र का? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि ग्लाइकोमा जो होता है वो नेत्र का रोग होता है। क्या होता है इस रोग में? इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तो ग्लाइकोमा ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान का परिणाम होता है। जैसे जैसे यह तंत्रिका धीरे धीरे बिगड़ती है आपके दृश्य क्षेत्र में अंधे धब्बे विकसित होने लगते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ग्लाइकोमा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया में क्या होता है, हार्मोन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आपके लिए सुपर 30 की सीरीज जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे चलाई जा रही है, वो डेली आपको रात को 10 बजे मिलती है, जिसमें सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो जल्दी से ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप आप लोग इंस्टॉल करो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सारंगी यानी कि गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि इसमें अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, तो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्लोरोपिक्रिन जो होता है वो एक प्रकार की अश्रु गैस का घटक होता है। अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो क्या होने लगेंगी, आंसू आने लगती है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। जब आंसू गैस आंखों के संपर्क में आती है तो कॉर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे कि आंखों से आंसू निकलने लगता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अंधापन भी हो सकता है। तो क्लोरोपिक्रिन क्या होता है? तो क्लोरोपिक्रिन एक जहरीला रसायन होता है। इसका रासायनिक संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? तो Cl3CnNO2 होता है। क्या होता है? Cl3CnNO2 होता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारी द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? आपसे पूछ रहा है कि जो छोड़ी गई सांस होती है उसमें CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन है, यानी कि 4% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित का मिलान करिए। तो इसमें आपको मिलान करना है, एक तरफ अम्ल दिए गए हैं, दूसरी तरफ कहाँ कहाँ पे वो पाया जाता है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल तो ये पाया जाता है इमली में। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया फर्स्ट, और उसके बाद सी का हो गया सेकेंड। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी। ठीक है, ए का 3, बी का 1 और सी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सेलुलोज का एक बहुलक होता है। तो सेलुलोज किसका बहुलक होता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेलुलोज जो होता है वो ग्लूकोज का बहुलक होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, पौधे की कोशिकाएं भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधे की कोशिकाएं भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक होता है, यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसमें एक ही प्रकार के लगातार अणुओं के जुड़ने से पॉलीमर का भी निर्माण होता है। ठीक है, और पौधों की कोशिकाएं भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दिया सलाई की नोक पर होता है, यानी कि मैच स्टिक जो होती है उसकी नोक पर क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाल फॉस्फोरस जो होता है वो मैच स्टिक की नोक पर पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, जहाँ पे धातु का चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए थोड़ा सा। भौतिक पदार्थ विज्ञान में क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु वह ताप होता है जिस पर उस पदार्थ का स्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, केवल प्रेरित चुंबकत्व ही शेष रहता है। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? जिस पर पदार्थ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पीतल एक एलॉय है। तो पीतल किसका एलॉय है? इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, तांबा और जिंक का एलॉय होता है। क्या? तो पीतल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से ऑर्थोपोडा संघ का क्या नहीं है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बंदर जो होता है वो ऑर्थोपोडा संघ का नहीं है। इसके अलावा तिलचट्टा, मक्खी, खटमल, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे ऑर्थोपोडा संघ के एग्जाम्पल हैं। ऑर्थोपोडा संघ किसे कहते हैं? इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए। तो जो ऑर्थोपोडा संघ होता है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और पृथ्वी पर लगभग 2/3 इसकी जातियां होती हैं। इसमें क्या होते हैं? तो इसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए, इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ रहता है और शरीर के चारों ओर एक खोल जैसी संरचनाएं मिलती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हीरा एवं ग्रेफाइट अलग अलग दिखते हैं क्योंकि? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन है, क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचनाएं क्या होती हैं? पृथक होती हैं। आपको देखिए यहाँ पे डायमंड दिख रहा है और यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिख रहा है। दोनों में कार्बन परमाणु की जो संरचना है वो अलग अलग है, इसकी वजह से दोनों अलग अलग दिखते हैं। और एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, बकमिलिस्टर फुलरिन जो होता है ये भी कार्बन परमाणु के एलोट्रोप होते हैं। इसका आकार आपसे पूछा जाता है हमेशा, तो इसका आकार याद रखिएगा, फुटबॉल के आकार का होता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गैसोहॉल बनता है, तो गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से बना होता है गैसोहॉल। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। गैसोहॉल जो होता है पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से बना होता है। अब आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि इसमें कितने प्रतिशत एथेनॉल होते हैं और कितने प्रतिशत पेट्रोल पाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रक्षेप का पथ होता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसका पथ कैसा होता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, इसका पथ होता है परवलयाकार। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। तो प्रक्षेप क्या होता है? गति का एक रूप होता है जिसे प्रक्षेप कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह के निकट क्षितिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित या फेकित किया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये क्या करता है? तो यह एक वृत्त की गति करता है। और प्रक्षेप को पथ को क्या कहा जाता है? तो प्रक्षेप वक्र कहा जाता है। होप सो क्लियर हो गया होगा आप सबको इतने अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात यदि 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे दो दिए गए हैं और दोनों समान द्रव्यमान की है, यानी कि उनकी वेलोसिटी बस अलग होगी। तो ये हो गया फर्स्ट का और ये हो गया सेकंड का। दोनों के द्रव्यमान समान है, इसलिए आपको एम जो है सेम रखना है। ये पूरा दोनों में कैंसिल हो गया। बचा क्या है? देखिए, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं को आपका अनुपात दिया है 4:9। तो यहाँ हम लोगों को कर लेना है 4/9। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, v1/v2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √में 4/9 के बराबर। किसके बराबर हो गई? 4/9 के। यानी कि आप इसको रूट से निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है? तो दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की अगर गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3। आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक्स किरण किसको भेद नहीं सकती हैं? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि एक्स रे जो होती हैं वो अस्थियों को नहीं भेज सकती हैं। इसके अलावा पेपर, लकड़ी, खंड, इन सब को भेज लेंगी ये। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 न्यूटन बराबर होता है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन की, यानी कि आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन और डाइन दोनों ही किसकी यूनिट है? तो दोनों ही फोर्स की यूनिट होती हैं। न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट होती है और डाइन जो होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। और 1 न्यूटन की वैल्यू बराबर होती है 10⁵ डाइन के, याद रखिएगा आप लोगों के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन गैल्ना के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि लेड सल्फाइड जो होता है इसको हम लोग गैल्ना के नाम से भी जानते हैं। लेड सल्फाइड यानी कि PbS। ओके, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संघ सिलेंट्रेटा में क्या नहीं पाए जाते हैं? जैसे अभी आपने को संघ ऑर्थोपोडा बताया था, उसी तरह से आपको बताना है कि संघ सिलेंट्रेटा में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि संघ सिलेंट्रेटा में मक्खी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा मूंगा, जेलीफिश और हावड़ा जो है संघ सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पूरा। संघ सिलेंट्रेटा बहुकोशिकीय तथा अरिसममित जंतु होते हैं। कुछ जातियां इनकी स्वच्छ जल में एवं तालाबों में जैसे हाइड्रा, और अधिकांश जो होते हैं समुद्री खाने पानी में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसका उदाहरण क्या क्या है? तो हावड़ा, मूंगा, जेलीफिश, ओबेलिया और मलीपॉय जो होते हैं ये सब संघ सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समानतः परमाणु का आकार क्या होता है? आवर्त सारणी यानी कि मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे आप अगर बाएं से दाएं जाओगे तो इसका जो साइज होता है परमाणु का वो क्या होता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, परमाणु का साइज घटता है। ठीक है? और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, ये चीज भी याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धातु गुण कम होता है तथा अधातु गुण में वृद्धि होती है, यानी कि मेटल प्रॉपर्टी लॉस करता जाता है और नॉन मेटल प्रॉपर्टी क्या होता है? गेन होता जाता है। बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको ऐसा युग्म निकालना है जो सही सुमेलित है। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि साबूदाना जो होता है वो टैपियोका स्टार्च से बनाया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। भारत में साबूदाना टैपियोका स्टार्च से बनाया जाता है। टैपियोका स्टार्च को बनाने के लिए कसवा नामक कंद का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत हद तक शकरकंद के जैसा होता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो हमारे शरीर में जो अधिकतम भार होता है वो किसकी वजह से होता है? आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जल की वजह से हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि हमारे शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कामनीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, हुक के नियम पर कार्य करती है कमानीदार तुला। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। हुक का लॉ क्या होता है? तो हुक का लॉ ये कहता है कि अगर लंबाई में परिवर्तन जो होता है वो विकृति और लगाए गए बल के संबंध में ये हुक ने नियम दिया था।
इसके अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। जैसे कि आपने अभी इसमें देखा था कि बल क्या है, फोर्स F है और उसकी लंबाई की ये समानुपाती है, यानी कि F इज इक्वल्स टू है K टाइम्स ऑफ X। ओके, याद रखिएगा ये चीज़। हुक का लॉ क्या कहता है, तो हुक का लॉ कहता है किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन का प्रमुख अंग है। तो भोजन का प्रमुख अंग क्या होता है, तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भोजन का प्रमुख अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किस प्रकार के मछली के सेवन से होता है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पारा से ग्रसित मछलियों के सेवन से क्या होता है, तो मिनीमाता रोग होता है। देख लीजिए इस रोग में क्या होता है, तो पारा से ग्रसित रोग के लक्षण जो होते हैं, हाथों और पैरों से शून्यता होने लगती है, सामान्यतः मांसपेशियों की कमजोरी, परिधीय दृष्टि की हानि और सुनवाई और भाषण को नुकसान भी पड़ता है। ठीक है, तो मिनीमाता रोग किससे होता है, पारा से ग्रसित मछलियों के सेवन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में लाल प्रकाश जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि प्रेशर को आप स्थिर रख दो, कांस्टेंट रख दो, और गैस की जो नियत मात्रा का आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा वो उसके परम ताप टेम्परेचर के सीधा सीधा समानुपाती होगा। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ही, यानी कि चार्ल्स का नियम ऐसा होता है। ठीक है, चार्ल्स का नियम सबने पढ़ा होगा, क्या होता है, V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2। याद आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि संवहन विधि के द्वारा इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म होता है। संवहन विधि क्या होती है, इसको देख लीजिए। तो संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। ठोसों में संवहन नहीं होता है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन क्या होता है, ऊष्मा के अंतरण की एक मुख्य विधि होती है। और ऐसी कौन सी विधि है जहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो आपका आंसर होगा विकिरण विधि। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, तालाबों और कुओं में किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैबुसिया को छोड़ने से तालाबों और कुओं में मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नामक रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं सियोफाइट्स। उसके अलावा जीरोफाइट्स किसे कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, आइए इन सबको भी देख लेते हैं। तो जीरोफाइट्स हमने आपको बताया है ऑलरेडी, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को कहा जाता है। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, तो जल तथा संतृप्त भूमि में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद इपीफाइट्स, तो जो आश्रम के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है इपीफाइट्स। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि करौंदा में लौह क्या होता है, तो ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर कौन सी है। तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लाज्मा जो होता है वो फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और आपको सिर्फ 3 स्टेज के बारे में पता होता है, चौथी स्टेज और 5वीं स्टेज भी इसकी होती है। ठीक है, तो किसी भी मैटर की 5 स्टेज होती है, 5वीं कौन सी होती है, आइए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए 5 स्टेज ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये कौन सी होती है, तो ये 5वीं स्टेज होती है मैटर की। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। उसके बाद फिफ्थ क्या है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्ट्रेटोलाइट होता है। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित वायुपोत को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्ट्रेटोलाइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सरौता यानी कि नट क्रैकर की कार्य प्रणाली में किस प्रकार के उत्तोलक का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि श्रेणी द्वितीय उत्तोलक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो श्रेणी द्वितीय उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या क्या है, इसको सबको समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए प्रथम श्रेणी की जो उत्तोलक होते हैं उसका एग्जाम्पल है कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सब। उसके बाद द्वितीय श्रेणी का क्या है, तो सरौता,
नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब हो गए द्वितीय श्रेणी के। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल देखिए, चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ और मुंह का जबड़ा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी की होती है, तो यह किसकी वजह से होती है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी की ओर जाता है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की दर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ए से बी की ओर, तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट यानी कि बी से ए की ओर। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो विद्युत धारा यानी कि करंट होगी वो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि न्यूटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान क्या होगा? तो आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि इसका सेल्सियस में मान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कैसे? तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। ठीक है, अगर हम f की वैल्यू यहाँ पे 32 रख देते हैं तो 32 - 32 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, यानी कि सेल्सियस में इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सजीव परक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि राइजोफोरा में सजीव परक अंकुरण पाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं विमानों की ऊंचाई को नापने के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए सभी का। ऑल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु, एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है, और ऑक्सीलरोमीटर क्या होता है, तो ये वाहन की गति की दर को मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है, जंतु हार्मोन, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ऑक्सिन कुछ मॉर्फोजन जैसी विशेषता वाले पौधे हार्मोन का एक वर्ग होता है। ऑक्सिन पौधे का जीवन चक्र में कई वृद्धि और व्यवहार प्रक्रियाओं के समन्वय में एक कार्डिनल भूमिका निभाते हैं, और पौधे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा पौधे के शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो 1 GB बराबर है, 1 GB किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रक्त में आयरन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो यानी कि ब्लड में पूछा जा रहा है आपसे आयरन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, 30 से लेकर 40% तक क्या होता है, रक्त में आयरन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, यानी कि आइसोबार की बात की जा रही है। ठीक है, आइसोटोप अलग होता है, आइसोबार अलग होता है। तो संभारिक किसको कहते हैं? आइसोबार को कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गैंग क्या होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है गैंग क्या होता है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको कहा जाता है गैंग। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिनके सम्मिलित रूप को गैंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अल्कोहल, मीथेन, पानी और मिट्टी का तेल, इसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊर्जा का मान होता है पानी का। ठीक है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो ये होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। ओके, इसके बाद जितने भी सब किए तो इन सब की पॉइंट में रहेगी। तो आपका क्वेश्चन था कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है, तो इसका आंसर करेक्ट है पानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एल्केन का सूत्र होता है, यहाँ पे एन की बात की जा रही है, एल्केन। ठीक है, ANE। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, CnH2n+2 जो होता है वो एल्केन का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें, तो एल्केन में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन है, यानी कि एल्बुमिन जो होता है वो प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसमें त्रिआबंध होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड किसमें पाया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए 3 बॉन्ड को साझा करके N2 बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है।
ऑक्सीजन में क्या बॉन्ड पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ कि हाइड्रोजन में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपका ले चुके हैं। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है, 25 वाली जो प्रैक्टिस सेट हुआ करती थी उसमें हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आइस क्यूब जो होती है वो विश्व की विशालतम दूरबीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिलिकॉन की आवश्यकता होती है सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल बंट रोग है। तो करनाल बंट एक प्रकार का रोग होता है जो गेहूं की फसल में हो जाता है। इससे क्या होता है, तो गेहूं की फसल की गुणवत्ता जो होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैक्सोनॉमी संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि टैक्सोनॉमी जो होता है वो वर्गीकरण से संबंधित होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर आप सबको पता है कितने के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर। ठीक है, पर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर बराबर होता है किसके, तो 1 नैनोमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान जो होगा वो क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्तमान में कम हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो जो सूर्य की ऊर्जा आती है उसको ट्रैप नहीं कर पाएगा कोई। तब सूर्य की ऊर्जा ट्रैप नहीं कर पाएंगे तो वातावरण का तापमान कैसा हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा, यानी कि कम होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। ठीक है, याद रखिएगा दूरदृष्टि में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, तो अवतल लेंस का। और रेटिना के आगे कब बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में बनता है, और इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 महीने के अंदर नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, तो इसका जल में भार क्या होगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन, यानी कि जल में इसका भार हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको जल में डाला जाएगा तो जल के द्वारा जो प्लावन बल लगेगा वो भी हो जाएगा 200 ग्राम के। तो 200 ग्राम जो इसका ये वेट है, इसमें से इसको अगर 200 को हम माइनस करेंगे तो इसका भार क्या आएगा, तो इसका भार आ जाएगा 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि कांच का जो पात्र होता है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के लिए सबसे अच्छा पात्र होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने लैब में देखा होगा कि इसको कांच की बोतल में रखा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये क्वेश्चन अभी हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एल्बुमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किलोवाट आवर यूनिट है। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ये यूनिट होती है ऊर्जा की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किलोवाट आवर जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन डी, यानी कि एथिलीन गैस जो होती है वो फलों को पकाने में बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं होती हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि समांतर होती हैं। ठीक है, तो चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें बल की रेखाएं समांतर होती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, और चुंबक के बाहर हमेशा ये नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन, यानी कि विटामिन ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायनमो का आर्मेचर बना होता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि इस्पात का बना होता है डायनमो का आर्मेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें आपको एक सूची में दिए गए हैं रेडियो समस्थानिक और दूसरे में दिए गए हैं उसके निंदनात्मक उपयोग, तो इसको मैच करना है आपको। तो देखिए, आर्सेनिक 74 से होता है ट्यूमर का इलाज। ठीक है, कोबाल्ट 60 से होता है कैंसर का इलाज। उसके बाद आयोडीन 131 से होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता और सोडियम 24 से होता है रक्त व्यक्तिक्रम। ओके, तो आपका क्या करेक्ट हो गया? ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है और डी का सेकेंड है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अश्वशक्ति कितने वॉट के समान होती है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर जो होती है वो बराबर होती है 746 वॉट के। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो इसका आंसर होगा 745.7 वॉट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गाय का दूध पीले एवं सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि केसिन के साथ कैरोटीन की वजह से गाय का दूध हल्का पीला और सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस कैसे बनता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल लेंस की तरह उसका मेनिस्कस बनता है। देखिए देखिए उत्तल कैसे होता है, ये इस तरह से बन जाता है। जब आप पारे को एक बर्तन में डालोगे तो उसका मेनिस्कस इस तरह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पुष्प रहित पौधे होते हैं, पुष्प रहित पौधे कौन से होते हैं? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि उनको कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बढ़ती फलियों के लिए मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व सप्लीमेंट नहीं है? ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि पोटेशियम जो होता है वो बढ़ती फलियों के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइकिल चलाते समय जब हम पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी क्यों होने लगती है? अगर कोई साइकिल चला रहा है और पेडलिंग करना उसकी बंद कर देगा तो साइकिल धीमी इसलिए होने लगती है क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, कोलराइट जड़ें पाई जाती हैं, तो कोलराइट जड़ें कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि साइकस में पाई जाती हैं कोलराइट जड़ें। एक्सप्लेनेशन क्या है, कोलराइट जड़ों में सहजीवी साइनोबैक्टीरिया नामक शैवाल होता है जो नाइट्रोजन को ठीक करता है और जड़ के ऊतकों के साथ मिलकर के लाभकारी अमीनो एसिड का उत्पादन करता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिरका मिश्रण है, तो सिरका किसका मिश्रण होता है? पानी में एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है, ये आप सब लोग जानते हो। अब पानी में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल मिलाने से सिरका बनता है? तो आप लोगों का आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी में 5% एसिटिक अम्ल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सिरका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? क्या होगा? जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि डब्ल्यू जोहानसन ने इसको जीन नाम दिया था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग। मेंडल क्या है? तो आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। डब्ल्यू वेटसन क्या है? तो आनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी किसने कहा? तो ये कहा डब्ल्यू वेटसन ने। चार्ल्स डार्विन का आप लोग जानते हो क्रमिक विकास का सिद्धांत यानी कि इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। सापेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में। ठीक है, इतने प्रतिशत इसकी आर्द्रता है, इस तरह से बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आप लोग फॉर्मूला बताओ कमेंट करके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक फॉर्मूला यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, तापमान का एसआई यूनिट क्या होती है? तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या होता है? तो जब आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा तो उसमें आप 273 को ऐड कर दो और वो चेंज हो जाएगा केल्विन में। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या क्या है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल यूनिट्स की नंबरिंग कितनी होती है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है,
इसकी एसआई यूनिट आपके सामने दी गई है और इसका सिंबल भी रिप्रेजेंट आपको किया गया है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्ट्ज इकाई है, तो हर्ट्ज यानी कि इसको एचजेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, तरंगों की आवृत्ति की इकाई को कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ई यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। तो इसका एक्सप्लेनेशन, एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन यौगिक हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि किस में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, तो ऐसा ब्लड ग्रुप ए बी है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा देखिए सब में एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ल्यूमेन इकाई है, तो ल्यूमेन किसकी इकाई है? आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि ल्यूमेन जो होती है वो ज्योति फ्लेक्स की इकाई होती है। ठीक है, अभी हमने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताया था, उसमें ज्योति तीव्रता की इकाई क्या थी ये आप लोग कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है, दूरी के साथ विस्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दूरी के साथ जो स्थान में परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है विस्थापन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि अमाशय की दीवार से गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है। गैस्ट्रिन एंजाइम किसको कहते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन में समझिए थोड़ा सा। तो गैस्ट्रिन एंजाइम वो होती है जो कोशिकाओं द्वारा पेट ग्रहणी और अग्नाशय के पाइलोरिक एंट्रम में जारी किया जाता है। क्या होता है ये? एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि पेट की पार्श्विक कोशिकाओं और गैस्ट्रिक गतिशीलता में एड्स द्वारा गैस्ट्रिक एसिड के स्त्राव को उत्तेजित करता है। क्लियर हो गया सारा चीज़ इसके बारे में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग कहते हैं संवेग यानी कि मोमेंटम। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो इसका आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ही यानी कि केचुआ जो होता है वो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव होता है। ठीक है, इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसको भी बताइएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।